तो ये फ्रेश वाटर के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज माने जाते हैं। तो इनसे बहुत सारे दरिया भी यहाँ से ऑरिजिनेट हो जाते हैं, जो फिर दूसरे इलाका जात में जाके पूरे स्टेट में बहते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उनसे सैराब होती है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से 1980 में लगभग जो टोटल ग्लेशियर एरिया यहाँ पर था वो 25,700 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो श्रिंक होके 2020 की रिसर्च में वो पता चला कि वो 19,900 स्क्वायर मीटर तक सिर्फ रह गया है। गोया कि पिछले 40 साल में 10 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो टोटल एरिया था, जो ग्लेशियर एरिया था, वो रह गया है, कम होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले फ्यूचर में अगर इसका कोई सदेबाब ना किया गया है, इसका कोई सोल्यूशन ना ढूंढा गया, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरा लाहक है कि ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि फ्यूचर में 2050 तक तो लगता है कि ये ग्लेशियर जो है इनका टोटल नामो निशान ही गायब हो जाएगा। ऐसा ना हो, हम ये चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे कारण हैं ग्लेशियर के श्रिंकेज के। जैसे हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आगाज़ हुआ इसका, तो कारखाने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए, फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज होना, एमिशंस इवॉल्व होना शुरू होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है, जिससे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब इससे क्या हो जाता है, जो पोलर आइस कैप्स पे बर्फ़ जमी रहती है या ग्लेशियर्स में, टोटल ग्लेशियर्स में, खासकर हमारे इस इलाके में पीर पंचाल रेंज पे जो ग्लेशियर्स है, वो बर्फ़ जो वहाँ पर जमी हुई थी वो पिघलना शुरू हो जाती है तेज़ी से। जूं जूं टेम्परेचर बढ़ता है तो उसी हिसाब से ग्लेशियर्स का जो बर्फ़ है वो भी पिघलना शुरू हो जाता है, तो इसका जो ग्लेशियर श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका मुझे लगता है कि हाल यही है, अगर सरकारी तौर पे या गैर सरकारी तौर पे एनर्जी सोर्सेज को हम बदलेंगे, एनर्जी सोर्सेज को बदलना है। जिस तरह हम वो सारे चीज़ें अगर हम अवॉइड कर लेंगे जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस का इवॉल्व होना यकीनी है, या जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जमा होता है, उन सारे अगर रिसोर्स को हम बदल देंगे और ऐसे रिसोर्स को, एनर्जी रिसोर्स को हम अपनाएंगे। मिसाल के तौर पर सोलर, इस वक्त सोलर एनर्जी का ज़बरदस्त माना जाता है कि सोलर एनर्जी इज़ एन इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव जो ट्रेडिशनल हमारे एनर्जी रिसोर्स है उनके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इस पे काबू पाया जा सकता है। इसी तरह जो प्लांटेशन का मसला है, लोगों में ये बावर किया जाए कि प्लांटेशन का ड्राइव हो, जहाँ जहाँ लैंड मैसर है वहाँ पर हम मोर प्लांट्स को हम प्लांट करें, ताकि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ने से रोका जाए। अच्छा, श्रिंकेज या इसका ये भी एक नुकसान हो सकता है कि हम देखते हैं कि जूं जूं ये जो ग्लेशियर इसे पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो समंदर जो में जो पानी है, सी लेवल जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ने का ख़तरा है। तो उससे बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर इलाका जाते समंदरी, 70 समंदर के करीब रहने वाले लोग हैं, वो फिर वहाँ से इनंडेट करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से पानी लेवल ऊपर आ जाती है तो बस्तियाँ खाली करनी पड़ती है। तो इस पे इकोलॉजी पे, एनवायरनमेंट पे, इकोसिस्टम पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इसका एक डेंजर है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमने वेदर चेंज देखी हैं। सडन फ्लड बर्स्टिंग हो जाती है, सडन फ्लड्स आते रहते हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है इससे। तो मौसम में हम स्पोरेडिक इरेगुलर चेंजेस देखते हैं। जिस वक्त बारिश होनी चाहिए उस वक्त बारिश नहीं होती, ड्रॉट कंडीशंस हो जाते हैं। जिस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए उस वक्त फ्लड्स आते रहते हैं। तो ये इसका मसला बढ़ सकता है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। तो अगर इस पर तुरंत इस पर कोई कार्रवाई ना की गई तो मुझे लगता है कि हमें, हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि पानी पे हमारी तमाम जो ज़िंदगी है, हमारी नहीं पूरी जो ज़िंदगी है यहाँ पर हमारे इकोसिस्टम में, वो पानी पे ही निर्भर है। लिहाजा ग्लेशियर्स को श्रिंक करने से हमें बचा